हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के क्वेश्चन, जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन को कराने से पहले आपको थोड़ा बेसिक मैं समझा दूंगा और फिर हम अपने प्रश्न को रीड करेंगे। प्रश्न को रीड करने के बाद अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा और ना ही इसे काट काट के देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको काट काट कर वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखोगे तो आपकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को रीड करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। फिर उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रैक्ट यानी सेकंड का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट का जो आधा पार्ट है हमारे फर्स्ट सेम में आता है, आधा पार्ट जो है हमारे सेकंड सेम में आता है। यानी बुक एक ही होती है। बुक यानी जिसे हम एक्ट बोलते हैं, एक्ट हमारा वन ही है। इसको टू जगह डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? डिवाइड। अब हमें क्या करना है? आधी बुक यानी आधा एक्ट हमने सेम फर्स्ट में रीड कर लिया था और आधा जो हमने फर्स्ट सेम में रीड कर लिया था, आधा रीड करेंगे सेकंड सेम में। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब हमारे सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं तो वो आपको यह निश्चित नहीं करते हैं कि आपका जो पेपर है सिर्फ सेकंड सेम की आधी बुक से ही आएगा, आधे एक्ट से ही आएगा। वो आपके फर्स्ट सेम से भी कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा रिवीजन कर लेना पहले वाले क्वेश्चनों का भी। अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अब मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाता हूँ। देखो, जैसा कि आप ऊपर पढ़ रहे होंगे कि निक्षेप का अर्थ, परिभाषा या आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। संक्षेप में निक्षेप के विभिन्न प्रकार भी बताइए। सबसे पहले तो हम इस वर्ड की ही तहकीकात करते हैं। पहले इस वर्ड को ही समझते हैं। निक्षेप, निक्षेप किसे कहते हैं? निक्षेप यानी वेलमेंट, वेलमेंट यानी जमानत देना, जमानत देना या जमानत देना, या कहीं पर इसे खाली जमानत भी बोलते हैं। या जमानत का मतलब तो इसका ये है, यानी हम एक शब्द को पकड़ेंगे, निक्षेप यानी जमानत यानी छोड़ना। इसका अर्थ है छोड़ना। ठीक है, हमने अब इसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगा। उस एग्जाम्पल के जरिए जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यह क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं हम। ये मेरे पास एक वॉच है, ये एक घड़ी है और ये मेरी घड़ी खराब हो गई। इस घड़ी को मैं लेके गया घड़ी संभालने वाले के पास और मैंने बोला, भाई ये मेरी घड़ी है और इसे आप संभाल लो, संभाल के मुझे दे देना, यानी ठीक करके मुझे दे देना। उसने बोला ठीक है, आप मुझे कुछ समय दीजिए। यानी उसने कोई टाइम फिक्स कर दिया, 2 आवर्स 4 आवर्स या 1 डे या 2 डे। उसने जो भी आपको टाइम दिया उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उसके पास जाते हो। जब वो आपकी इस वस्तु को ठीक कर कर आपको दे देता है, तो यहाँ पर कहता है कि वो उसने इसकी जमानत दे दी है कि आप इसे ले जाइए, अब ये मेरी तरफ से ठीक है। ये था। अब इसका एक, जब हम अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि हमने कोई किसी को वस्तु दी, उसने उसको ठीक कर दिया या उसको बना दिया, और उसने जो हमने उसे गिरवी दी थी या ठीक करने के लिए दी थी, उसने उसकी जमानत दी थी। उसे छोड़ने के लिए हमसे कह दिया कि अब ये ठीक है, आप इसे लेके जा सकते हो। उसने हमें जमानत दे दी है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, मतलब निक्षेप किसी वस्तु को देना, ठीक कर देना, उपयोग करने के बाद दे देना, या उसका लाभ प्राप्त करने के बाद दे देना। यानी हमने उसका वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कब जाती है, या तो उसका कोई उपभोग करे।
जैसे एक वो दोस्त है, उसने बुक ली, उसने रीड करा, उपभोग किया है। दूसरा है ठीक कराने के लिए, ठीक के लिए मेरी वॉच खराब हो गई, मैंने उसे जमानत के तौर पर उसे ले लिया, उससे पहले किस लिए दिया था, ठीक कराने के लिए। तीसरा है वस्तु बनाने के लिए, बनाने के लिए। सपोज करो मेरे पास कपड़ा है, कपड़े को मैं दर्जी के पास लेके गया और मैंने उनसे बोला भाई मेरी एक बेहतरीन सी शर्ट बना दो। उसने शर्ट बना के मुझे दे दी, मैंने तो उसे खाली कपड़ा दिया था। कपड़े के बाद उसने मुझे शर्ट बना के दे दी, तो उसने उस कपड़े की जमानत यानी जो मैंने उसे दिया था, जो मैंने उसे हक दिया था, इस कपड़े को आप रखो और मुझे मेरी शर्ट बनाकर मुझे दे दीजिएगा, तो उसने जो कपड़ा था उसकी जमानत मुझे दे दी, यानी मुझे वापस कर दिया उसे बनाकर वस्तु को। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, उस चीज को मैं आपको और बता देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़े एक दो शब्द ऐसे आएंगे जो आपको परेशान करेंगे। वस्तु देने वाला, उसको कहते हैं उपनिधाता। वस्तु बनाने वाला, उसे कहते हैं उपनिहिति। और वस्तु बनाकर देना, यानी कि देखो यहां पर तो कपड़ा दिया जा रहा है, सपोज करो यहां पर जो टेलर है वो एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पर मालिक, यहां पर टेलर, और यहां पर देना, इसको बोलते हैं अपनिधान। ठीक है, इन तीन वर्डों के ऊपर ही ये पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। और चौथा जो हमारा एक है निष्पेक्ष, निक्षेप, निक्षेप यानी जमानत। ठीक है, वस्तु हमारे पास आई, हमने उसको ठीक कर दिया या उसको बना दिया या उसका हमने उपभोग कर लिया, अब हम उसे वापस दे रहे हैं, यानी उसकी जो जमानत हमारे पास जब्त थी, यानी उसको उपयोग करने के लिए जो हमारा अधिकार था वो खत्म हो गया, अब हम उसे वापस कर रहे हैं, यानी उसकी जमानत कर रहे हैं वस्तु की। अब ज़्यादा बात ना करते हुए उम्मीद करता हूँ यह थोड़ी जो मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो आपकी थोड़ी सी नॉलेज दी है ये आपको समझ में आई होगी, और इसके आधार पर अब मैं जब प्रेशन कराऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझते जाओगे। अन्यथा जब मैं उसे कराता तो आपके डाउट रहते बीच बीच में कि निक्षेप किसे कहते हैं, उपनिधाता, उपनिहिति किसे कहते हैं, उपनिधान किसे कहते हैं। इनको आप जब नोटबुक में अपने नोट्स बनाओ तो वहाँ पर इन वर्डों को नोट कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपनी मैं वॉच हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम सीधे अपने प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पर चलने से पहले आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो और कमेंट करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि आपकी जो है सभी वीडियो आपके पास जल्दी से पहुँचे, तुरंत आपको पता चल जाए, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। ठीक है, और अब हम अपने प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अब हम अपने प्रश्न को अच्छे से रीड करेंगे। पहले निक्षेप का अर्थ यानी जमानत का अर्थ बताइए। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला है जमानत का अर्थ बताइए। दूसरा इन्होंने बोला है जमानत की परिभाषा। तीसरा बोला है इसके आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए तथा संक्षेप में निक्षेप के विभिन्न प्रकार भी बताइए। मतलब निक्षेप का अर्थ बताइए, निक्षेप होता क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, इसके तत्वों का वर्णन कीजिए और इसे एक्सप्लेन कीजिए, यानी संक्षेप में हमको बताइए कि निक्षेप होता क्या है तथा इसके विभिन्न प्रकारों को भी ओपन करके हमें समझाइए। तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए अब हम इसे समझाते हैं आपको। तो प्रश्न को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, अब हम इसका अर्थ देखते हैं। निक्षेप का अर्थ, मीनिंग ऑफ वेलमेंट। निक्षेप वास्तव में सामान्य विधि का एक पारिभाषिक शब्द है जो फ्रेंच भाषा की बेलर धातु से बना है।
जिसका अर्थ होता है देना या सौंपना, यानी जमानत देना, यानी ये जमानत का मतलब भी तो देना या सौंपना ही होता है। निक्षेप वास्तव में सामान्य विधि का एक पारिभाषिक शब्द है जो फ्रेंच भाषा की बेलर धातु से बना है। बेलर से बना है बेल, जिसका अर्थ होता है देना या सौंपना। यह ऐसा देना या सौंपना है जो, यहाँ पर देखो ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पर लिखो जो दाता के आदेशों के अनुसार पुनः वापस लौटाने योग्य होता है। यानी इनका कहने का मतलब है, ये चीज़ तो आपको सेम नोट कर लेनी है, इसमें कोई आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि इसमें से कुछ वर्ड छोड़ दें। ये तो हमें बेसिक नॉलेज के तौर पर वहाँ पर एग्जाम में लिखना भी है और प्लस हमें याद भी रखना है, ठीक है ना। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है हमें। और अब हमें करना है, यह एक ऐसा सौंपना होता है जो दाता के आदेशों के अनुसार पुनः वापस लौटाने योग्य होता है। इस प्रकार निक्षेप में केवल वस्तु के कब्जे का परिधान होता है, ना कि स्वामित्व का परिधान। अस्थायी रूप से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए और तत्पश्चात उसकी वापसी या परिधानकर्ता की इच्छानुसार निपटारे के लिए होता है। इस प्रकार निक्षेप की क्रिया एक संविदा है जिसे एक व्यक्ति किसी चल संपत्ति को दूसरे व्यक्ति उस वस्तु को उद्देश्य पूर्ति के बाद वापस कर देता है। यहाँ पे देखो, इस चीज़ को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मोटे तौर पर आपको मैं समझा देता हूँ। जब देखो, एक होता है दाता, एक होता है ग्रहीता। दाता यानी देने वाला, ग्रहीता यानी ग्रहण करने वाला, ठीक है। देने वाला, ग्रहीता ग्रहण करने वाला। जब कोई दाता अपनी वस्तु को किसी ग्रहीता के पास देता है, और देखो वस्तु कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। एक वस्तु होती हैं, वस्तु के प्रकार समझ लो आप। देखो ये पहला प्रश्न है, इसलिए इससे ये मैं आपको जो बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ ये आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट में काम आएगी। मैं बार बार इस चीज़ को नहीं समझाऊंगा, इसलिए फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है, थोड़ा ज़्यादा समझाना होता है, जिससे कि आप अन्य जो वीडियो होंगी उसको आप आसानी से समझ लोगे। वस्तु के प्रकार, वस्तु दो प्रकार की होती हैं। एक होती है हमारी चल और एक होती है अचल। चल संपत्ति वो होती है, वस्तु वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, यानी मोशन कर सकती है, ठीक है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, मोशन कर सकती है। अचल संपत्ति जो एक ही स्थान पर रहती हैं, यहाँ पर है जैसे मोटरसाइकिल, मोटर, कार, घड़ी, कपड़े, और यहाँ पर है घर, जमीन, खंबे, ऐसे जो अपनी ज़मीन से ही जुड़े हुए होते हैं। और ये जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोई व्यक्ति अपनी चल संपत्ति को किसी वस्तु ठीक करने वाले या बनाने वाले व्यक्ति को देता है, उसके बाद उसे यह कहता है कि जब मेरी वस्तु बन जाए तो आप मुझे वापस दे देना, तो वो उसको बनाने के लिए जमानत देता है अपने, पहले तो वो देता है देना या सौंपना, उसको जमानत करता है कि भाई मैं इसे तुम्हारे अंडर सौंपता हूँ, मैं इसकी जमानत देता हूँ। उसके बाद जब वस्तु बन जाती है, जब वो ग्रहीता मालिक को वस्तु देता है, तो तब वो उसकी जमानत करता है कि भाई मेरी तरफ से ये चीज़ बन गई है, अब मेरी तरफ से ये फ्री है, आप इसे आपको मैं सौंपता हूँ। तो ये हो गई यहाँ पे, पहले तो मालिक द्वारा निक्षेप होता है, फिर वस्तु के बनाने वाले द्वारा निक्षेप होता है। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरी अपने शब्दों में वहाँ पे लिख देनी है। ये है एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए, ए अपना कोट का कपड़ा ब को इस उद्देश्य से देता है कि ब उससे ए का कोट बनाकर ए को दे दे, तो यह उपनिधान कहलाता है तथा ए को उपनिधाता तथा व को उपनीति कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए ने बी को एक कोट का कपड़ा दिया, बी ने उस कोट को बना दिया, कोट को बनाकर ए को वापस दे दिया। अब यहाँ पर क्या कहा गया है,
जो ए ने कोट को दिया, मालिक कौन है? ए ने कोट दिया तो ये कहलाया उपनिधाता। बनाया किसने था? बी ने, तो बी क्या कहलाया? उपनिहिती। बी ने बनाया है, उपनिहिती कहलाया है। और इसने जो कोट को दिया है उसको कहेंगे ये उपनिधान। तो यानी कि यह हमारा एग्जाम्पल है। इसे हमें अच्छे से रीड करके अच्छे से, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये हमें वहाँ पे लिख देना है। ठीक है, बस इतना। यहाँ पर जो थ्योरी आप दोगे वो अपने शब्दों में देनी है। ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने शब्दों में। ठीक है, ये वाली जो थ्योरी दोगे अपने शब्दों में दोगे, इसको आप सेम टू सेम लिखोगे, इस एग्जाम्पल को सेम टू सेम लिख देना। और यहाँ पर जो थ्योरी एक या दो लाइन की दो अपने शब्दों में लिखना। आप अपनी बात को किस प्रकार प्रेजेंट कर सकते हो, इस प्रकार। देखो किसी का किसी प्रकार का टेस्ट होता है रीड करने का, समझाने का, अपनी समझ के अनुसार आप समझा देना। ठीक है, अब बात करते हैं परिभाषा की। निक्षेप की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वेलमेंट। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। ये हमें सेम टू सेम ऐसे ही उतार लेनी है। निक्षेप की परिभाषा ये हमें सेक्शन 148 के अनुसार ये हमें बिल्कुल याद कर लेना है। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए इस संविदा पर वस्तु को सौंपना कि जब वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो वह लौटा ली जाएगी या सौंपने वाले व्यक्ति के आदेशों के अनुसार उसकी अन्यथा व्यवस्था कर दी जाएगी। यानी कि इसका क्या मतलब है? देखो इसमें बोला है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए इस संविदा पर वस्तु को देना कि अगर वो वस्तु बन जाएगी तो उसे वापस कर दी जाएगी या सौंप दी जाएगी। जिस प्रकार मैंने अभी यहाँ पर कोट वाला एग्जांपल दिया था, ये हमें यहाँ से ले लेनी है। ठीक है, और ये सेम टू सेम आप इसे अपनी याद फेर तो लेना, लेकिन इसको अपने शब्दों में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। आप ये सोचो कि बिल्कुल सेम टू सेम हूबहू इसे हम बनाए कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देता है, उसकी जिस कार्य के लिए वस्तु का दिया गया है उस कार्य की पूर्ति हो जाने के बाद जब वस्तु वापस आती है या सौंपी जाती है, कार्य की पूर्ति के बाद उसी को निक्षेप कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, या आप अगर याद कर सकते हो तो जो अभी मैंने हाईलाइट किया है इसको कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटे छोटे दो पॉइंट दे दिए गए हैं। निक्षेप संविदा में निम्नलिखित दो पक्ष होते हैं। देखो कहीं भी कोई भी संविदा होती है तो उसमें दो ही पक्ष होते हैं। संविदा बिना दो पक्षों के कभी हो ही नहीं सकती है। संविदा को करने के लिए दो व्यक्ति होने ही अनिवार्य हैं। बिना दो पक्षों के, बिना दो व्यक्तियों के, बिना दो समूहों के कभी भी संविदा नहीं हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, व्यापार नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो पक्ष सिद्ध होते हैं। पहला पक्ष होता है निक्षेपकर्ता, यानी वस्तु को सौंपने वाला निक्षेपकर्ता कहलाता है। देखो अभी वीडियो को स्टार्टिंग से पहले मैं समझा चुका था, वस्तु को सौंपने वाला निक्षेपकर्ता कहलाता है। वस्तु को ग्रहण करने वाला व्यक्ति निक्षेप ग्रहीता कहलाता है। लगेगा दोनों में ही। जब हम वस्तु को दे रहे हैं, वस्तु की जमानत दे दी कि भाई आप इसे बना दीजिए, उसकी जब वस्तु पूरी तरह से बन गई, उसका निर्माण हो गया, जब वो वापस दे रहा है तो वो होगा निक्षेप करता। जब वो ग्रहण कर रहा है तो ग्रहण करता, और जब बनी हुई वस्तु को मालिक ग्रहण करता है तो वो होगा निक्षेप ग्रहीता। एक बार दोनों ही, एक बार कर्ता होते हैं और एक बार ग्रहीता होते हैं, दोनों ही आपस में ट्रांसलेट होते हैं। देखो इसको समझो, आप कंफ्यूज ना होना। मैंने जब अपनी घड़ी को दिया सही करने के लिए, मैं कौन हूं? कर्ता, यानी देने वाला। ठीक है, अब ये कौन है जो संभालेगा? ग्रहता। अब घड़ी मेरी ठीक हो गई, अब ये मुझे घड़ी वापस दे रहा है, ये कौन है?
देने वाला, और अब मैं कौन हूं, ग्रहीता। तो यहां पर दोनों ही पक्ष दोनों अपने अपने समय पर अपने अपने रूप बदल लेते हैं, ठीक है ना। इस चीज में डीपली हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये होते हैं थोड़े अपर लेवल के, जब हमको थोड़ा घुमाया जाता है, ठीक है। अब हम ज्यादा बात ना करते हुए आगे चलते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं साधारण सा। जेवर बनाने के लिए सुनार को सोना देना, मरम्मत के लिए साइकिल या स्कूटर मिस्त्री को सौंपना, दर्जी को कमीज बनाने के लिए कपड़ा देना, धोबी को धुलाई के लिए कपड़े देना आदि समव्यवहार संबंधित पक्षों के बीच निश्चेप संविदा का निर्माण करते हैं। निश्चेप संबंधी संविदा यानी सौंपते हैं वस्तुओं को, वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसे तो आप सेम टू सेम ही लिख देना, क्योंकि इससे अच्छी और आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, सेम टू सेम आप लिखोगे तो और अच्छा रहेगा। अब जो हमसे तीसरा जो पॉइंट हमसे पूछा गया था, देखो पहले पूछा गया था अर्थ, हमने मीनिंग बता दी, अर्थ बता दिया। फिर पूछी गई थी डेफिनेशन, परिभाषा, परिभाषा हमने बता दी है। तीसरा क्वेश्चन ने हमसे रिक्वायरमेंट जो की थी वो बताई थी, मांग की थी आवश्यक तत्वों की। अब हम बताएंगे आपको आवश्यक तत्व। निक्षेप के आवश्यक तत्व 3 होते हैं। निक्षेप के आवश्यक तत्व 3 होते हैं, बस आपको इतना लिखना है, 3 होते हैं। प्रथम नंबर का कौन सा होता है, देखो यहां पर देखना है। प्रथम नंबर का, 2 पक्षों के बीच किसी विशिष्ट उद्देश्य से संविदा होनी चाहिए। देखो मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले आपको बताया था, किसी भी संविदा को करने के लिए 2 पक्षों का होना बहुत जरूरी है। 2 पक्षों का, 2 व्यक्तियों का, 2 समूहों का, 2 कंपनियों का, यानी कि वहां पर 2 चीज आमने सामने जरूर हो। एक व्यक्ति ना तो संविदा कर सकता है, ना ही कोई किसी पर विश्वास कर सकता है, ठीक है ना। इस काम को करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना अनिवार्य होता है। 2 पक्षों के बीच किसी विशिष्ट उद्देश्य से संविदा होनी चाहिए, यानी 2 व्यक्ति जरूर होने चाहिए। पहले तो यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट ये है, होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये हेडिंग्स जो हैं ये तो आपको अच्छे से रट लेनी है, और इसमें जो आपको डेफिनेशन जो देनी है, एक्सप्लेन जो करना है डेफिनेशन के बाद, इसे अपने शब्दों में आपको करना है, ठीक है। निक्षेप संविदा के लिए यह आवश्यक है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चल संपत्ति किसी संविदा के अंतर्गत ही दी जानी चाहिए, किंतु इस नियम का एक उपवाद यह भी है कि धारा 71 के अंतर्गत खोई हुई वस्तु को पाने वाला व्यक्ति कानून की दृष्टि में उन वस्तुओं के संबंध में निक्षेप ग्रहीता माना जाता है, जबकि खोई हुई वस्तु उसे संविदा के अंतर्गत नहीं दी जाती। देखो हमें इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, ये खोई हुई वस्तु और इस वाले को आप अपने माइंड में मत बसाना। आपको इसमें क्या लिखना है, निक्षेप संविदा के लिए मतलब किसी भी संविदा को करने के लिए 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है, 2 समूहों का होना आवश्यक है, और उसमें चल संपत्ति का एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिया जाना चाहिए और उस वस्तु को सौंपा जाना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें इतना लिखना है। दूसरा है पॉइंट हमारा, दूसरा पॉइंट देखते हैं। संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे को चल वस्तु अस्थायी रूप से सौंपी जानी चाहिए। मतलब जब तक हम एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति को जब तक सौंपेंगे नहीं तो कोई संविदा हो ही नहीं सकती है, कोई करार हो ही नहीं सकता है, ठीक है, निक्षेप वाली बस चीज में। अब इसे हम यहाँ पे हेडिंग को हाइलाइटर कर देते हैं, ये हमें बिल्कुल सेम टू सेम याद करनी है, इसे अपने नोट्स में लिख लेना। और अब हमें इसको एक्सप्लेन करना है। किसी वस्तु के कब्जे को 2 प्रकार से सौंपा जा सकता है। हम अपनी वस्तु को किसी व्यक्ति को 2 प्रकार से दे सकते हैं, वास्तविक सुपुर्दगी या रचनात्मक सुपुर्दगी। यदि निक्षेपकर्ता निक्षेप ग्रहीता को, निक्षेपकर्ता देने वाला, निक्षेपकर्ता कौन होता है, देने वाला, और निक्षेप ग्रहीता होता है ग्रहण करने वाला, बनाने वाला, को माल भौतिक रूप से सौंप देता है तो उसे वास्तविक सुपुर्दगी कहते हैं। देखो यदि निक्षेपकर्ता वस्तु को बनवाने वाला और वस्तु बनाने वाला, वस्तु का बनाने वाला अगर वस्तु को
वस्तु बनवाने वाला वस्तु बनाने वाले को माल भौतिक रूप से सौंप देता है तो उसे वास्तविक सुपुर्दी कहते हैं। जैसे ए द्वारा अपने मित्र ब को अपनी संविदा की पुस्तक परीक्षा तक पढ़ने के लिए अपनी अलमारी से निकालकर उसे हाथ में देना। इसके विपरीत यदि माल अपने स्थान पर ही रखा रहता है परंतु कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिसमें माल को प्राप्त करने का अधिकार या साधन निक्षेप ग्रहीता को मिल जाता है तो उसे रचनात्मक सुपुर्दगी कहते हैं। जैसे माल की बाल्टी देना माल देने का अर्थ रखती है। यहाँ पर देखो दो बात बताई गई हैं, हमें इस थ्योरी को ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, जो मैं आपको समझाता हूँ आप उसके अकॉर्डिंग चलना। पहले हमें हेडिंग डाल देनी है, संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को चल वस्तु अस्थायी रूप से सौंपी जानी चाहिए। पहली है, नंबर डालना है हमें अपने आंसर में, वास्तविक सुपुर्दगी और रचनात्मक सुपुर्दगी। वास्तविक सुपुर्दगी होती है, जैसे मेरे पास, इन्होंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, मेरे पास कोई किताब है, मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला भैया मुझे आपकी जो किताब है मुझे कुछ दिन के लिए पढ़ने के लिए चाहिए और मैं इस किताब को कुछ दिन बाद मैं आपको सौंप दूंगा। मैंने कहा आप ले जाइए और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो अब मेरी बुक को मेरे पास दे जाना। उसका काम कंप्लीट हुआ, उसकी स्टडी पूरी होगी, उन्होंने मेरी किताब को मुझे दे दिया। ये था रचनात्मक सुपुर्दगी, मतलब गई और फिर मेरे पास आ गई। अब दूसरी है ये था वास्तविक सुपुर्दगी, सॉरी मैंने रचनात्मक बोल दिया था, ये है वास्तविक सुपुर्दगी, वस्तु गई और फिर मेरे पास आ गई। अब पढ़ते हैं रचनात्मक सुपुर्दगी। रचनात्मक सुपुर्दगी में क्या है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया और उसने बोला कि भाई मुझे 1 लीटर तेल चाहिए, कि भाई मेरी दुकान से जाकर आप ले लो और मेरे जो मेरी दुकान पर काम कर रहे हैं लोग वो आपको दे देंगे। तो यहाँ पर हो गई रचनात्मक सुपुर्दगी, मतलब हकीकत में आपको चीज़ दे दी और उसके बदले में आप मुझे पैसा दोगे, ठीक है। तो ये है रचनात्मक सुपुर्दगी, ठीक है। आपको एग्जाम्पल इसी प्रकार से वहाँ पर लिख देने हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उद्देश्य पूर्ण होने पर वस्तु उसके स्वामी को लौटा दी जानी चाहिए। पहले में क्या था, 2 पक्षों का आपस में संविदा होनी चाहिए। दूसरे में क्या था, संविदा के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को चल वस्तु स्थायी रूप से सौंपी जानी चाहिए। पहले क्या है, संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, संविदा होनी चाहिए, यानी आपस में पहले तो व्यापार की बातें होनी चाहिए। फिर क्या है, वस्तु सौंपी जानी चाहिए, ठीक है। और तीसरे में क्या है, उद्देश्य पूर्ण हो जाने पर वस्तु लौटा देनी चाहिए, ठीक है ना। उद्देश्य पूर्ण होने पर वस्तु उसके स्वामी को लौटा देनी चाहिए। 3rd नंबर का यह वाला पॉइंट है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा पढ़ते हैं, एक्सप्लेन फिर कर देंगे। ये हमें इसमें एक्सप्लेन थोड़ा सा करना पड़ेगा। निक्षेप का तीसरा और अंतिम आवश्यक तत्व है कि माल हमेशा ही किसी उद्देश्य विशेष की पूर्ति के लिए दिया जाता है। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो उसमें कोई ना कोई तो उद्देश्य छुपा हुआ होता है, कुछ ना कुछ तो बात होती है। भाई मैंने कपड़ा टेलर को दिया तो मुझे शर्ट बनवानी है, मैंने अपना 1 लीटर तेल सरसों का किसी ग्राहक को दिया, उसमें मेरा का क्या छुपा हुआ है, मुझे पैसा मिलेगा। मैंने अपनी साइकिल संभालने वाले को दी, उसमें कुछ खराबी थी तो उसका उद्देश्य यह था कि मेरा उद्देश्य यह था कि वो संभल के मेरे पास आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है। और उसके साथ ही यह शर्त लगी रहती है कि उद्देश्य पूरा होने पर माल उसके वास्तविक स्वामी को लौटा दिया जाएगा या उसकी आज्ञानुसार, अन्यथा निपटारा कर दिया जाएगा। निपटारा यानी अब सपोज करो मालिक के अनुसार उनमें एक संविदा होती है। भाई हम किसी घड़ी वाले के पास गए, हमने बोला कि भाई हमारी घड़ी को संभाल दो। हम जब उससे संविदा नहीं करेंगे, भाई कितने रुपए लगेंगे, आप कब तक मुझे वापस कर दोगे, इसमें कितनी टूट फूट है, ये सारी चीज़ हम वहाँ पे संविदा करते हैं। और भाई आप उचित पैसे हमें बता दीजिए और किस समय दोगे ये मुझे टाइम बता दीजिए। इन सब की हमारे अंदर हम उन एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उससे यह भी बोलते हैं कि ये वस्तु आप मुझे वापस कर देना। सही है। एक होती है संविदा कि भाई मुझे आपका सामान चाहिए और मुझे इसका उपयोग करना है, इसके बदले में आपको पैसा दूंगा, ठीक है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट आपस में होने चाहिए।
तो लौटा दिया जाएगा या उसकी आज्ञा अनुसार अन्यथा निपटारा कर दिया जाएगा। किंतु यदि परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके अंतर्गत जिस व्यक्ति को माल सौंपा गया था वह माल को लौटाने के लिए उत्तरदायी ना हो या माल सौंपने वाले की इच्छा से बाध्य ना हो, तो ऐसे पक्षों के बीच निश्चित ग्रहीता का संबंध स्थापित नहीं होगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने अपनी कार को संभालने के लिए कंपनी के लिए भेजा, उसमें सर्विस के लिए भेजा कि मेरी कंपनी ने मुझे सर्विस के लिए अलाउ किया था कि आप 2-3 जो सर्विस हैं आप करा सकते हो, और मैं फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस कराने के लिए अपनी कंपनी के पास गया। उन्होंने मेरी कार को ही वापस ना दिया, मेरी मोटरसाइकिल को वापस ही ना दिया, तो यहाँ पर ये संविदा क्या होगी, भंग हो जाएगी। इस प्रकार की संविदा यहाँ लागू ही नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक हमें एग्जाम्पल देना है। उदाहरणार्थ एग्जाम्पल, बैंक में रुपया जमा करना निश्चित नहीं है क्योंकि बैंक वही नोट लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। बैंक से हम क्या है, निश्चित, यानी बैंक से हम इस प्रकार की जमानत या संविदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम बैंक के पास अपने पैसे लेके जाते हैं तो बैंक जिन पैसों को हमसे प्राप्त करता है हम उन पैसों को ही थोड़ी प्राप्त करते हैं, पैसे हमसे चेंज होते रहते हैं। पहला तो एग्जाम्पल ये है। ठीक है, अब सपोज करो मैं आपके यहाँ पर दावत खा के आया। ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर जो मैं दावत खा के आया हूँ, जब आप मेरे यहाँ दावत खाने आओगे क्या मैं उस खाने को थोड़ी खिला सकता हूँ जो मैंने खाया है? आप मेरे यहाँ से अलग दूसरा खाना ही तो खाओगे जो मेरे यहाँ पर बना है, वो तो हम खा चुके। इसी प्रकार पैसे होते हैं। पैसा कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो ही नहीं मिलता है जो हमारा अपना होता है, वो चेंज होके मिलता रहता है। ठीक है, किंतु इसके विपरीत जहाँ एक व्यक्ति टेलर मास्टर को कपड़ा कमीज बनाने के लिए सौंपता है या पुराने कपड़े धुलाई के लिए ड्राई क्लीन को देता है, वहाँ टेलर मास्टर कमीज बनाकर तथा ड्राई क्लीन कपड़े धोकर लौटाने के लिए उन्हीं चीज़ों को देने के लिए बाध्य होता है। एक था बैंक वाला, बैंक कभी भी उन पैसों को नहीं लौटाएगा जो हमने जमा किए हैं, वो किसी के भी बदल कर आ सकते हैं। हमें वहाँ पर नंबर यानी काउंटिंग करनी होती है, हमारा कितना पैसा था, हमें सिर्फ उतना पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ ये क्या है, गलत संविदा है। ठीक है, ये संविदा हो ही नहीं सकती है। संविदा कौन सी हो सकती है? जो कपड़ा हमने टेलर को दिया है सिर्फ वही कपड़ा हमें मिले, जो हमने कार अपनी ड्राई क्लीन के लिए दी है यानी जो धुलने के लिए दी है वो हमें मिले, कपड़े ड्राई क्लीन के लिए दिए हैं वही हमें कपड़े मिले, वॉच जो हमने सही कराने के लिए दी है वही घड़ी हमको वापस मिले। ये संविदा का एक उत्तम है। ये संविदा क्या है, हमारी सही संविदा है। ठीक है, क्योंकि इसमें वस्तु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिए। ठीक है ना, आगे इसके थोड़े से पॉइंट हैं उनको और देखते हैं हम। ये उसी पेज की कुछ लाइनें हैं जो मैं अभी समझा चुका हूं, और अब देखते हैं निक्षेप के प्रकार। अब हमें ज्यादा कुछ तो करना नहीं है, हमें क्या लिखना है, निक्षेप के 6 प्रकार होते हैं। यहां पर आपको निक्षेप के प्रकार करके दोबारा से निक्षेप के 6 प्रकार नहीं लिखने, आपको क्या लिखना है, इस प्रकार निक्षेप के 6 प्रकार होते हैं ऐसे लिखना है। प्रथम करना है जमा। देखो, अगर हम कोई वस्तु सौंपते हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनका हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो ये है कि वस्तु जमा की जानी चाहिए। जमा, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उपनिधाता के उपयोग के लिए माल का सामान्य उपनिधान जमा है, जैसे कि अमानती सामान ग्रहण में मूल्यवान वस्तु का रखना। पहले तो हमें वस्तु को जमा करना पड़ेगा। अगर हमें अपनी मोटरसाइकिल को सही कराना है तो पहले तो हम उसे जमा ही करेंगे, हम जमा कर सकते हैं पहले। ठीक है ना, एक तो इस तरीके की होती है। दूसरा है मंगनी, जहाँ की वस्तु किसी मित्र को मुफ्त उपयोग में लाए जाने के लिए उधार दी जाती है। मंगनी यानी मांग कर, जैसे मैंने अपने दोस्त से कोई वस्तु, किताब मांगी या मोटरसाइकिल कुछ देर के लिए चलाने के लिए मांगी, कार चलाने के लिए मांगी कि भाई मुझे थोड़ा दिल्ली तक जाना है, आप अपनी कार मुझे कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मुझे दे दो, और मैंने अपना काम समाप्त किया, उसे वापस दे दी। वो क्या थी, मंगनी। यहाँ पर क्या था, जमा।
कि भाई मुझे आपसे कुछ, जैसे मैंने बोला कि भाई मुझे शर्ट बनवानी है, तो भाई शर्ट बनवानी है तो पहले कपड़ा जमा करो। भाई मुझे आपका फ़ोन चलाना है, तो आप किराए पर फ़ोन दे रहे हो कि भाई मुझे 10 रुपये पहले जमा करो, यानी किराए के हिसाब से। या मेरी जो है, जब हम कोई सामान सही करवाते हैं, बनवाते हैं, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो भाई मुझे वो जमा कर दो, उसका जो भी मेरा रुपया बनता है। तो इसलिए जमा, और यहाँ पे मंगनी यानी मांग की वस्तु है। एक आता है किराया, हम कभी कोई वस्तु किराए पर भी दे देते हैं। देखो जमा, मंगनी और किराए में अंतर समझ लेना। जमा कि भाई मुझे शर्ट बनवानी है, शर्ट के लिए मुझे कपड़ा देना है, वो जमा कर दिया, और उसके लिए मुझे टेलर को पैसे देने हैं। मंगनी यानी कि मैंने मांग कर किसी को काम चला लिया, उसमें मुझे किसी को कुछ देना नहीं है, बस एहसान, प्यार मोहब्बत मान लो। एक है किराए पर, मैंने अपना घर किराए पर दे दिया, अपनी कार को रेंट पर किराए पर दे दिया, ठीक है। जबकि सामान उपनिहिति को किराए के लिए दिया जाता है, तब वह किराए पर दिया हुआ उपनिधान कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में लिख देना आड़। जब किसी अन्य को ऋण लिए हुए धन की जमानत के लिए माल दिया जाता है, तो इसे उपनिधान को आड़ या गिरवी कहते हैं। अब सपोज करो हमने किसी से 1 लाख रुपए लेने हैं, उसने बोला कि भाई मैं 1 लाख रुपए आपको नहीं दे सकता, आप मुझे कुछ विश्वास दो। उसने बोला कि भाई अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी जमीन के कागजात रख लो, आप मेरे गोल्ड को अपने पास रख लो। तो इस प्रकार आड़ मतलब कुछ बचाव में मुझे दे दीजिए आप, ठीक है ना, ऐसा एग्जाम्पल लिख देना। 5वें प्रकार की उपनिधान, वे उपनिधान है जब माल के ले जाए जाने के लिए या उस पर उपनिहिति द्वारा इनाम या परिश्रमिक इनाम या परिश्रमिक देय होता है। यानी कि मैंने अपनी कार को 3-4 लोगों को दिखाया, और उसने बोला कि भाई ये ठीक नहीं होगी और इसमें तो 1 लाख रुपए लगेंगे। यही फिर मैं थोड़ा घबराया और मैं किसी और के पास गया, मैंने बोला भाई मेरी कार को आप देख लो, थोड़ा इसे सही कर दो। कि भाई हाँ ठीक हो जाएगी, और कितना खर्च आएगा कि 70,000 रुपये का खर्च आएगा, 80,000 का आएगा, यानी 1 लाख से कम का आएगा। तब हम खुश हो जाते हैं कि भाई पहले तो हमारी वस्तु ठीक हो रही है, सामान ठीक हो रहा है, और प्लस ये यार सस्ते में भी कर रहा है, और लोगों ने तो महंगा बताया था और ये बोला था कि ठीक ही नहीं होगी। तब वहाँ पे क्या होते हैं, हम खुश होकर हम उसे कुछ इनाम दे देते हैं। जिस प्रकार हमारी शादी ब्याह पार्टियों में कुछ खाना बनाने वाले हलवाई आते हैं, उन्होंने खाना इतना स्वादिष्ट बनाया, बहुत अच्छी तरह से सर्विस दी अपनी, तो हम खुश होकर जो उनकी तय होती है राशि, उससे अलग हम इनाम भी देते हैं। इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है। 5। अब 6 है, जब वस्तुएं ले जाए जाने के लिए या बिना पुरस्कार के उनके साथ कुछ लिए जाने के लिए दी जाए। एक होता है देखो, जब वस्तुएं ले जाए जाने के लिए या बिना पुरस्कार के उनके साथ कुछ लिए जाने के लिए दी जाए, यानी कि मैंने कोई अब जैसे हम शादी करते हैं, शादी में हम टेंट का कोई सामान मंगाते हैं, सामान मंगाने के लिए हम उन्हें कुछ वापस वस्तु देते हैं, वो धन देते हैं कि भाई आपने हमारे यहाँ पर जनरेटर लगाया है, आपने हमारे यहाँ पर टेंट का सामान लगाया है, मैं आपको कुछ इनाम नहीं दे रहा हूँ, मैं आपका पैसा आपको वापस लौटा रहा हूँ, इस प्रकार से, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ। और देखो यहाँ पर जो हमें कोई जनरेटर दे रहा है, कोई अपना सामान दे रहा है, ये हमको पहले सौंपते हैं, जमानत देते हैं, हम पर विश्वास करते हैं, और हम विश्वास के बदले इनको इनका पैसा देते हैं, ठीक है ना। और हम इनका जो सामान है इनको फिर हम वापस भी करके आते हैं, इनको सौंप कर भी आते हैं। तो ये था निक्षेप का अर्थ, परिभाषा एवं आवश्यक तत्वों का वर्णन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने वीडियो को अंत तक देखा, बड़े प्यार से इसे समझा, इसके नोट्स बनाए, उसके लिए आपका धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, जब आप कामयाब होगे तो मैं कामयाब होऊंगा। क्योंकि जब मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बहन भाई, मेरे यूट्यूब फैमिली आगे बढ़े और मेरा नाम हो कि भाई हम कहाँ से पढ़े हैं, रोहित सर से हमने स्टडी की थी और आज हम इस मुकाम पे आए। तो मेरा जो सीना है गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और आपसे सिर्फ मैं इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इतनी मेहनत कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए
कि आपके साथ साथ मेरा भी नाम हो जाए, ठीक है ना। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। आप मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।